हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को आज कार्ल मार्क्स स्टार्ट करना है और ये टॉपिक आपका 100% अटेंशन मांगता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं बर्तन साफ करते करते वीडियो समझ लें, कपड़े धोते धोते वीडियो सुन लें, तो ये नहीं आएगा। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं और कार्ल मार्क्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी जब तक नहीं होगी, दुनिया की कोई ताकत आपको मार्क्स नहीं समझा सकती। आप इसको रट के नहीं कर सकते। तो 100% अटेंशन के साथ कॉपी और पेन लेके बैठो और साथ साथ नोट करते रहना जो भी कंसेप्ट्स आप लोगों को समझ आ रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं कार्ल मार्क्स को और बहुत ज्यादा अटेंशन के साथ इसको पढ़ना है। देखो, कार्ल मार्क्स 1818 से 1833 का समय है। पहली ही लाइन क्या कहती है इसकी? कार्ल मार्क्स स्टूड हीगल ऑन इट्स हेड। कार्ल मार्क्स स्टूड हीगल ऑन इट्स हेड मतलब हीगल को सिर के बल कर दो तो मार्क्स बन जाएगा। क्या मतलब हुआ? यानी हीगल जो कहता था, हीगल जो भी बातें कहता था, उसका बिल्कुल रिवर्स कर दें तो कार्ल मार्क्स समझ आ जाएगा। आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। हमको पहले हीगल समझना पड़ेगा, उसके बाद हमें कार्ल मार्क्स समझ आएगा। तो हीगल कौन था और ये क्या कहता था? हीगल गवर्नमेंट का एक पेड काउंसलर था, मतलब कि गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा है, गवर्नमेंट का एक नौकर है और जिसके बदले इसको पैसे मिल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी चीज है, गवर्नमेंट को खराब तो नहीं कहेगा। ये किस चीज का प्रयोग करता था? ये डायलेक्टिक्स का प्रयोग करता था, यानी ये द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग करता था। डायलेक्टिक्स, वही डायलेक्टिक्स जिसको प्लेटो ने भी यूज किया था। क्या था कि मतलब आप सभी की बातें सुन रहे हो और फिर उसके बाद अपना एक निष्कर्ष निकाल रहे हो। ये था प्लेटो का डायलेक्टिक्स। लेकिन हीगल का डायलेक्टिक्स कुछ और था। हीगल का डायलेक्टिक्स क्या था कि दुनिया में कोई काम होगा, यानी कुछ थीसिस बनेंगी, फिर उसका कुछ विवाद उत्पन्न होगा, यानी एंटी थीसिस बनेगा, और फिर उससे एक नई चीज बन जाएगी जिसको हम सिंथेसिस कहते हैं। कुछ नया निर्माण हो जाएगा, यानी कुछ आइडिया आएगा। उस आइडिया को काटने वाले लोग आएंगे, यानी उस आइडिया के विपरीत कुछ होगा, और फिर इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो आपको एक नई चीज का निर्माण देखने को मिलेगा। ऐसी बातें कौन करते थे? ऐसी बातें हीगल करते थे। और इनके इसी मेथड को डायलेक्टिक कहा जा रहा है, इसी मेथड को द्वंद्वात्मक प्रकृति कहा जा रहा है। द्वंद्वात्मक प्रकृति कहा जा रहा है। ठीक है, हीगल क्या कहते थे कि हिस्ट्री में लड़ाइयां क्यों होती है? हिस्ट्री में लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि क्यों कॉन्फ्लिक्ट होते हैं? अलगाव क्यों है? टकराव क्यों है? क्योंकि वहां पे बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस है। कॉन्ट्राडिक्शंस क्या होते हैं? मतलब कि वाद विवाद है, बहुत सारे टकराव हैं। जैसे मैंने कहा कि एप्पल जूस अच्छा है, मैंने कहा एप्पल जूस अच्छा है। जब तक सब लोग ये थे, सोसाइटी में ऐसे लोग थे जो सब लोग एप्पल जूस को पसंद कर रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई कब होगी? जब कोई एक व्यक्ति ऐसा पैदा हो गया जो कह रहा है एप्पल जूस अच्छा नहीं है, ऑरेंज जूस अच्छा है, तो विवाद होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। यानी जब कॉन्ट्राडिक्शंस आ जाते हैं, एक सोच के बदले कोई विपरीत सोच आ जाती है, तब लड़ाई शुरू होती है। तो मैंने हीगल से पूछा, मैं ना, फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन हीगल कब खत्म होंगे? इसने कहा ये टकराव कब खत्म होंगे? यानी मैंने पहले पूछा इससे कि ये हिस्ट्री कब खत्म होगी। इसने कहा देखो, जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो हिस्ट्री खत्म हो जाती है। लड़ाई कब खत्म होती है? जब कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो जाते हैं, जब सारे लोग ऐसा कहने लगे एप्पल जूस अच्छा है या ऑरेंज जूस अच्छा है, जब सब लोग एक जैसा विचार प्रस्तुत करने लगे, यानी कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो जाए, उसी दिन आपकी हिस्ट्री खत्म हो जाती है। मैंने कहा ये कॉन्ट्राडिक्शन कब खत्म हो गए? तो चलते रहेंगे, एक आइडिया से दूसरा आइडिया, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ये आइडियाज तो बनते रहेंगे। ये कॉन्ट्राडिक्शन कब खत्म होंगे? तो हीगल ने कहा ये कॉन्ट्राडिक्शन कब खत्म होंगे? जब स्टेट बन जाएगा। जब स्टेट बन जाएगा, जब राज्य बन जाएगा, तो सारी शांति आ जाएगी, क्योंकि राज्य भगवान है। जैसे गॉड परफेक्ट है, ऐसे ही हीगल द्वारा बनाया गया स्टेट भी परफेक्ट था। ये स्टेट को 100% परफेक्ट मानता था। ये कहता था कि राज्य भगवान के समतुल्य है, राज्य के अंदर 1% भी गलती नहीं हो सकती। ये हीगल के विचार है। यानी हिस्ट्री में ये क्या कहता था? टकराव थे। जब टकराव खत्म हो गए तो हिस्ट्री खत्म होगी। हिस्ट्री खत्म कब होगी? जब स्टेट बनेगा। स्टेट भगवान है, भगवान परफेक्ट है, मतलब मेरा स्टेट परफेक्ट है।
तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि हीगल का नेचर ऑफ स्टेट क्या है, स्टेट परफेक्ट है। मैंने हीगल से कहा, हीगल मुझे ना तेरा डायलेक्टिक समझ नहीं आया यार, थोड़ा और एक्सप्लेन कर। इसने कहा देखो पायल, डायलेक्टिक्स के 3 नियम होते हैं, इन 3 नियमों से ही डायलेक्टिक्स यानी द्वंद्वात्मक पद्धति बनती है। मैंने कहा कौन से नियम? इसने पहला नियम क्या कहा कि ज्वाइन द ऑपोजिट्स, ज्वाइन द ऑपोजिट्स यानी यूनाइट द ऑपोजिट्स। हिंदी में क्या कहेंगे? यूनाइट द ऑपोजिट्स को मतलब विपरीत या असमान चीजों को जोड़ दो, असमान चीजों को जोड़ दो, ठीक है। दूसरा कहा इसने निगेशन ऑफ नेगेटिव, निगेशन ऑफ नेगेटिव यानी नकारात्मक चीजों को समाप्त कर दो, नकारात्मक को समाप्त कर दो। और तीसरी चीज इसने कहा कि प्रोग्रेस द पॉजिटिव, प्रोग्रेस द पॉजिटिव मतलब सकारात्मक चीजों को आगे ले जाओ, सकारात्मक का निर्माण कर दो। अभी कुछ समझ नहीं आया मैडम हमें, मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आया, अब एक एग्जाम्पल से समझ आएगा। इसने कहा देखो पहले एक आइडिया आएगा यानी एक थीसिस बनेगी दिमाग में, उस थीसिस को काटने के लिए आपका दिमाग कुछ और कहेगा। मैं सूट लेके आई, येलो कलर का मैंने सूट ले लिया, येलो कलर का सूट ले लिया, ये मेरा आइडिया था, मुझे येलो कलर अच्छा लगेगा। उसी वक्त मेरे दिमाग ने कहा ना लगा तो, ना लगा तो यानी इसका एंटीथीसिस आ गया, इसका एंटीथीसिस आ गया। और इन दोनों से मिलके मैंने क्या किया, मैंने एक नई ही चीज क्रिएट कर ली। मैंने कहा कि येलो छोड़ मैं मस्टर्ड कलर ले लेती हूं, मैं कंप्लीट येलो नहीं लेती, मैं मस्टर्ड ले लेती हूं, यानी मैंने सिंथेसाइज किया, एक नई चीज का निर्माण कर दिया। तो ऐसे ही एक चीज होती है थीसिस, एक चीज होती है एंटीथीसिस और एक चीज होती है सिंथेसिस यानी कि निर्माण। मुझे अब भी समझ नहीं आया। इसने कहा देखो दुनिया के अंदर 3 चीज होती है, एक होती है फैमिली, परिवार, फिर होता है सोसाइटी यानी समाज, और फिर होता है स्टेट यानी कि राज्य। परिवार आपका थीसिस है, आपका पहला चरण है। फिर परिवार को काटने के लिए समाज बनता है और इन दोनों से मिलके एक नई चीज बन गई राज्य। मुझे अब भी समझ नहीं आया। बोले अब देखो अब समझ आएगा। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मेरा एक दोस्त है, उसने ना अपने परिवार के लिए खाना पीना अपना सुख चैन सब त्याग दिया, दिन रात मेहनत 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 कर रहा है ताकि मेरा परिवार खुश रहे। ये क्या कर रहा है, ये त्याग कर रहा है। मैंने अपने दोस्त से कहा यार पागल है क्या, क्यों इतना परेशान हो रहा है, मजे करना, इतना क्या परेशान हो रहा है, 50,000 की जगह 30,000 कमा ले यार, क्या हो गया, थोड़ा सा कम खुश जी ले। बोला ना मेरा परिवार दुख पाएगा यार, मुझे परिवार को खुश रखना है। ये परिवार के लिए त्याग कर रहा है, यानी इसको कहते हैं एल्ट्रुइज्म कर रहा है। एल्ट्रुइज्म अंग्रेजी वाले कहेंगे और हिंदी वाले कहेंगे त्याग कर रहा है, यानी फैमिली में क्या है, त्याग। मैंने कहा अच्छा तू इतना बढ़िया बंदा है तो यार तू करना थोड़ा सा मेरे परिवार के लिए भी कर दे। मेरा दोस्त बोला पागल है, तेरे परिवार के लिए नहीं करूंगा मैं मेरी फैमिली के लिए ही करूंगा, मैं सिर्फ मेरी फैमिली के लिए करूंगा। यानी त्याग के साथ ये इंडिविजुअल की बातें कर रहा है, यानी कि कहने का मतलब है खुद की फैमिली की बातें कर रहा है, खुद की फैमिली की बातें कर रहा है, यानी सेल्फिश, स्वार्थ है यहाँ पे। मेरा परिवार जितना काम करेंगे मेरे परिवार के लिए करेंगे। अब इसका बनता है एंटीथीसिस। मैंने कहा यार मेरा दोस्त तो ना सॉलिड है, बहुत बढ़िया है, उसमें त्याग की भावना है जबरदस्त। मैंने उसको समाज में खड़ा कर दिया जहां पे बहुत सारे परिवार थे। यहां पे इसके अंदर ईगो आ गई। क्या आ गई, ईगो, कि मुझे बेस्ट बनना है। यहां इसके अंदर कंपटीशन की भावना आ रही है, मेरा परिवार बेस्ट बनेगा, कंपटीशन की भावना आ गई, प्रतिस्पर्धा की भावना आ गई। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज है कि समाज है तो सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, यानी कि वेलफेयर करना पड़ेगा आपको। अपने फायदे के लिए आप दूसरे का नुकसान नहीं कर सकते समाज में। समझ रहे हो बात को? अब आ जाओ तुम डायलेक्टिक्स के 3 नियमों पे। ये क्या कह रहा है, जॉइन द अपोजिट, यानी ये थीसिस और एंटीथीसिस, फैमिली और सोसाइटी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। मैंने ज्वाइन कर दिया।
अब ये क्या कह रहा है, जो नकारात्मक चीजें हैं ना इसमें, उसको काट दो। मैंने देखा यहां सेल्फिशनेस नकारात्मक है और यहां ईगो नकारात्मक है, मैंने इन दोनों कंसेप्ट को काट दिया। तीसरा नियम कह रहा है प्रोग्रेस द पॉजिटिव, जो इसमें अच्छाई चीजें हैं दोनों को जोड़ दो, उससे एक निर्माण हो जाएगा नई चीज का। तो मैंने क्या किया, मैंने त्याग को जोड़ दिया और मैंने वेलफेयर को जोड़ दिया, और यहां पे निर्माण हो गया आपके हीगल के स्टेट का। हीगल के स्टेट का यहां निर्माण हो गया जिसमें त्याग की भावना होती है और वेलफेयर की भावना होती है। ये प्रत्येक चीज का निर्माण इसी तरीके से कर रहा है, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। इसी को ही आप हीगल का डायलेक्टिक कहते हो। मेरी बात उम्मीद करती हूं अब तो समझ आ गई कि जॉइन द ऑपोजिट, हमने ऑपोजिट जोड़ दिए, निगेशन ऑफ नेगेटिव, हमने नकारात्मक को काट दिया, अब जो पॉजिटिव चीजें बची उनको मिला के एक नई चीज का निर्माण कर दिया जिसको हमने राज्य नाम दे दिया। तो ये काम किसने कर दिया, ये काम हीगल ने कर दिया। ये मैं आपको बता चुकी हूं कि त्याग खुद के लिए, सिर्फ फैमिली के लिए, यहां ईगो आ गई, वेलफेयर है, दोनों को मैंने जोड़ दिया। ठीक है, त्याग की यानी एल्ट्रुइज्म की भावना और वेलफेयर यानी सबको साथ लेकर चलने की भावना, यहां पे हीगल का राज्य बन जाता है। तो मैंने कहा कि हीगल ये तो फिर यार चलता रहेगा, स्टेट से फिर कुछ और बनेगा, स्टेट का कोई विपरीत चीज आएगी, फिर उन दोनों का मिश्रण होकर कोई तीसरी चीज बनेगी, फिर कुछ विपरीत चीज आएगी, ये तो प्रोग्रेसिव डायलेक्टिक चलता रहेगा तेरा ये प्रगतिशील जो तूने ये कंसेप्ट दिया है कि हर चीज का एक एंटीथीसिस होगा, यानी प्रगतिशील डायलेक्टिक्स तो चलता रहेगा, द्वंद्वात्मक पद्धति तो तेरी चलती रहेगी। हीगल बोला ना, इसका अंत होगा, इसका अंत होगा। मैंने कहा कब होगा, बोला जब तक कॉन्फ्लिक्ट है ना तब तक ये चीजें चल रही है, जिस दिन कॉन्फ्लिक्ट एंड हो गई उस दिन ये भी शांत हो जाएगा। और कॉन्फ्लिक्ट कब एंड होगा, जब स्टेट बन जाएगा। टकराव कब एंड होगा दुनिया में, जब स्टेट बन जाएगा। जब तक स्टेट नहीं है दुनिया मारा मारी करती रहेगी, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, लेकिन जिस दिन स्टेट आ गया उस दिन सब शांत हो जाएगा। अब दूर खड़ा मार्क्स ये सारी बातें सुन रहा है। मैंने मार्क्स को बुलाया, मार्क्स इधर आओ, ये सही कह रहा है क्या? मैंने मार्क्स से पूछा ये सही कह रहा है क्या? मार्क्स बोला देखो इसका ये डायलेक्टिक मेथड तो मुझे सही लगा, मैं भी ऐसे ही काम करता हूं जैसे ये करता है, डायलेक्टिक मेथड सही लगा, लेकिन ये ना आइडिया में जी रहा है, ये आदर्शों में जी रहा है। आइडिया से कुछ नहीं होता, रियलिटी की बात कर, रियलिटी वास्तविकता क्या है, वास्तविकता की बात कर। वास्तविकता है अपना अपना मनी मनी, पैसा वास्तविकता है, मटेरियल वास्तविकता है। भाई तेरे पास जितना सामान है ना तू उतना ही बुद्धिमान है। ज्यादा पैसे वाला ज्यादा बुद्धिमान कहलाता है, कम पैसे वाला मूर्ख कहलाता है, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, यही हकीकत है। मार्क्स इस चीज को मानता है। मार्क्स कहता है कि ये जो कह रहा है ना कि कॉन्फ्लिक्ट है, सो हिस्ट्री के अंदर बिल्कुल सही कह रहा है कि इतिहास में टकराव है, बहुत सारे टकराव हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट एंड भी होंगे, लेकिन कब होंगे, जब स्टेट बनेगा तब नहीं होंगे। मेरी मंजिल कहां जाके रुकेगी, जब कम्युनिज्म आएगा तब एंड होंगे, जब साम्यवाद आ जाएगा तब ये लड़ाइयां एंड होगी। यानी मार्क्स और हीगल की गाड़ी, हीगल की ट्रेन एक ही स्टेशन से छूटती है, सेम स्टेशन से दोनों की गाड़ी छूट रही है, यहां हीगल है और यहां मार्क्स है, लेकिन दोनों की मंजिल बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। ये जाके रुक रहा है स्टेट के क्रिएशन पे और ये जाके रुक रहा है साम्यवाद के क्रिएशन पे, यानी कि कम्युनिज्म के क्रिएशन पे। इसका मकसद क्या है, मार्क्स का मकसद है क्लासलेस सोसाइटी बनाना, वर्ग विहीन सोसाइटी बनाना, क्लासलेस सोसाइटी बनाना, ये मार्क्स का उद्देश्य है। इसको स्टेट नहीं बनाना है, स्टेट तो इसको बहुत बुरा लग रहा है, ये कह रहा है सारी फसाद की जड़ी स्टेट है, मुझे स्टेट नहीं बनाना है, मुझे तो साम्यवाद लाना है, मुझे तो कम्युनिज्म लाना है, और ये आके रहेगा। मार्क्स इतना कॉन्फिडेंट है कि ये आके रहेगा, इसको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। अब और क्या होता है समझते हैं, यहां तक समझ आ गया आपको? तो मार्क्स से पूछा तेरा कॉन्फ्लिक्ट कब एंड होगा, ये कहता है जब साम्यवाद आ जाएगा। दोनों सेम मेथड यूज कर रहे हैं, दोनों डायलेक्टिक मेथड यूज कर रहे हैं, पर दोनों का स्टेशन यानी दोनों की मंजिल अलग अलग है। एक चाहता है कि स्टेट बन जाए और एक चाहता है कि साम्यवाद बन जाए।
हीगल का कंसेप्ट है आइडिया बेस्ड डायलेक्टिक। ये क्या होता है, यानी ये आदर्शवादी द्वंद्वात्मक पद्धति का बात करता है। आदर्शवादी द्वंद्वात्मक पद्धति की बात करता है कौन, हीगल। क्या मतलब हुआ, ये कहता देखो 9th में ना मेरे नंबर, मैं ना सब, अरे यार सब कुछ सही हो जाएगा जब मैंने 10th में 95% नंबर ले लेने हैं। फिर एकदम से ही इसको आइडिया आएगा यार 10th से कुछ नहीं होगा, 12th में लेने पड़ेंगे 90% नंबर। ना 12th में भी कुछ नहीं होगा, ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी मुझे, बढ़िया IIM कॉलेज से बढ़िया मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, MBA करना पड़ेगा मुझे, पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। फिर ना यार मैं जॉब ले लूं तो ज्यादा अच्छा है, या मैं UPSC की तैयारी कर लूं तो ज्यादा अच्छा है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो आपका हीगल था वो आइडिया में जी रहा है, आइडिया में कि ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो फिर ये कर देंगे, ये हो गया तो फिर ये हो जाएगा, ये आइडिया में जी रहा है। लेकिन जो आपका मार्क्स है वो मैटीरियलिस्टिक जिंदगी में जीता है, वो भौतिकतावाद में जीता है, वो हकीकत में जीता है, वो वास्तविकता में जीता है। मार्क्स कहता है जो मुझे कानों से सुनाई ना दे, जो मुझे आंखों से दिखाई ना दे, जिसका मैं महसूस ना कर सकूं, जिसकी मुझे फीलिंग ना हो, मैं उस चीज को मानता ही नहीं हूं। तू ये क्या आइडिया कर रहा है, तूने देखा है क्या 10वीं में तेरे आए हैं क्या 95%? अभी नहीं आए ना, तो तू कैसे मान सकता है कि आएंगे? तो जो चीज सुनाई ना दे, दिखाई ना दे, महसूस ना हो, उस चीज को कैसे मान लेगा? लेकिन हीगल आइडियाज में जीता था, मार्क्स मटेरियल बेस्ड डायलेक्टिक्स में जीता है, ये भौतिकतावाद में जीता है। ये क्या कहता है, हीगल कहता है एक आइडिया जनरेट होगा, फिर उस आइडिया के विपरीत एक आइडिया आएगा, फिर दोनों को मिला के एक तीसरा आइडिया बन जाएगा, फिर उस आइडिया को काटने के लिए चौथा आइडिया बनेगा, फिर इन दोनों को मिलाने के लिए एक पांचवा आइडिया आएगा। ये इस तरीके की बातें कर रहा है। मार्क्स क्या कहता है कि पहला इवेंट, पहली घटना घटेगी, उस घटना के परिणाम से दूसरी घटना घटेगी, उससे तीसरी घटना घटेगी। वो हकीकत की बातें कर रहा है, वो रियलिटी की बातें कर रहा है। वो कहता है कि हर कोई इवेंट एक नेक्स्ट इवेंट को जन्म देता है। वो भौतिकतावाद में विश्वास करता है, वो मटेरियलिज्म में बिलीव करता है। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? दोनों का काम करने का तरीका सेम है, दोनों सेम तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों की मंजिल अलग है, दोनों के विचार अलग हैं, दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। इसीलिए कहा कि अगर आप हीगल को उल्टा कर दो तो मार्क्स बन जाएगा, हीगल को सिर के बल खड़े कर दो तो मार्क्स बन जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यही कहता है कि मार्क्स स्टूड हीगल ऑन इट्स हेड। मार्क्स ने हीगल को सिर के बल खड़ा कर दिया, यानी उसके बिल्कुल विपरीत बात कर रहा है। इन हिज ओन व्यू ऑफ हिज रोल, मार्क्स क्या कहता है, बाय टर्निंग द आइडियलिस्टिक डायलेक्टिक, यानी आदर्शवादी जो द्वंद्वात्मक पद्धति है, इसको मैटीरियलिस्टिक यानी भौतिकता में चेंज कर दो, इसको वास्तविकता में चेंज कर दो। ठीक है, क्योंकि मैटीरियल सर्कमस्टांसेस आपकी हकीकत की परिस्थितियों से ही आइडियाज बनते हैं। हीगल क्या कहता था? हीगल कहता था पहले आइडिया आएगा तभी तो मटेरियल बनेगा, तभी तो वास्तविकता होगी। मार्क्स कहता था पहले मटेरियल आएगा तभी तो आइडिया आएगा, तभी तो आइडिया आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो हीगल क्या कह रहा है, पहले आपके दिमाग में टीचर बनने का आइडिया आएगा, पहले आपके दिमाग में टीचर बनने का आइडिया आएगा, उसके बाद सरकार ये नेट का पेपर, सेट का पेपर, एचटेट का पेपर, आरपीएससी का पेपर उसके बाद क्रिएट होगा ना। पहले आइडिया आएगा आपकी मुझे टीचर बनना है। मार्क्स कहता है पहले ये पेपर आएंगे कि आप ऐसा पेपर दे के टीचर बन सकते हो, पहले ये पेपर आएंगे, उसके बाद तुम्हारे दिमाग में आइडिया जनरेट होगा कि क्यों ना हम टीचर बन जाएं, जब इतने सारे पेपर निकल रहे हैं तो क्यों ना हम भी भर दें। तो ये कहता है पहले आइडिया आएगा फिर मटेरियल आएगा, मार्क्स कहता है पहले मटेरियल आएगा फिर आइडिया आएगा। दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। ठीक है, मार्क्स क्या कहता है कि योर रियलिटी बेस्ड अपॉन योर पोजीशन, आपकी पोजीशन पे, आपकी स्थिति पे, मतलब कि व्यक्ति की, मैं हिंदी में लिखती हूं,
व्यक्ति की स्थिति पर उसकी वास्तविकता निर्भर करती है। ये बात कौन कहता था? ये बात मार्क्स कहता था। उसकी वास्तविकता निर्भर करती है व्यक्ति की स्थिति पे। मैंने कहा मार्क्स प्रूव करो। मार्क्स ने प्रूव किया। मार्क्स ने कैसे प्रूव किया? एक मिनट स्टूडेंट्स, मार्क्स कैसे प्रूव करेगा समझो। मैं गाड़ी चला रही थी, ठीक है, मैं गाड़ी चला रही थी। मैडम आप गाड़ी भी चलाते हो? बिल्कुल, मुझे ड्राइविंग आती है और मैं गाड़ी चला रही थी, ठीक है, ये मेरी गाड़ी है, ठीक है, मैं गाड़ी चला रही थी। मैं इधर बैठी हूँ और मैं फुल स्पीड पे गाड़ी चला रही हूँ, लगभग मैंने कर दिया 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मैं गाड़ी चला रही हूँ। ये रोड था और इस रोड पे इधर बहुत सारे लोग खड़े हैं, ऐसे पेडिस्ट्रियन रोड क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, रोड क्रॉस कर रहे हैं और मैं तेज गाड़ी चला रही हूँ। मैं इनको क्या बोली? मैं क्या पागल है क्या, बीच में आ रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा इतनी तेज गाड़ी आ रही है, मेरी गाड़ी आ रही है, सड़क पे ऐसे चलते हैं क्या, तुम्हारे बाप का रोड है क्या? अब अगले दिन क्या हुआ, मेरी मदर मुझे बोली कि चल वॉक करके आते हैं। मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि चलो वॉक करके आते हैं। मैंने कहा ठीक है मम्मी चलते हैं। अब मैं और मेरी मम्मा हम दोनों वॉक करने चल दिए। अगले दिन नेक्स्ट डे हम दोनों वॉक करने चल दिए। वॉक करने चले, रोड पे वॉक कर रहे हैं और यहाँ तेज एक गाड़ी आती है और ये गाड़ी बहुत तेजी से निकल के जाती है। मैंने मेरी मम्मा का हाथ पकड़ के एकदम से खींच लिया और मैं गाड़ी वाले को गाली देने लगी, पागल है क्या, तुझे गाड़ी नहीं चलानी आती, तेरे बाप की सड़क है क्या, पैदल चलने वाले लोगों का ध्यान नहीं रख रहे हो? मेरी बात समझ आ रही है आपको? मार्क्स ने क्या कहा कि जैसे ही आपकी पोजीशन बदलती है आपकी रियलिटी बदल जाती है। जैसे ही आपकी पोजीशन बदलती है आपकी रियलिटी बदल जाती है। जैसे ही आपकी स्थिति बदलती है आपकी वास्तविकता, आपकी सोच, आपका कंसेप्ट सब कुछ बदल जाता है। मैं चल रही थी, बीच में गिलास रखा हुआ था, ठीक है, गिलास रखा हुआ था, मेरी ठोकर लग गई गिलास के। मैंने कहा पागल कौन है ये जिसने बीच में गिलास रख दिया? अब मैंने यहाँ गिलास रखा हुआ है और किसी व्यक्ति ने आके यहाँ पे ठोकर मार दी, मैं उस व्यक्ति को कहूंगी पागल है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि गिलास रखा है? यानी कि जैसे ही मेरी पोजीशन बदलती है मेरे विचार, मेरी सोच, मेरी वास्तविकता बदल जाती है। ये बात मार्क्स कहता था कि क्या आइडिया कर रहा है, आइडिया कुछ नहीं है। जैसे ही तेरी रियलिटी बदलेगी ना तेरे आइडिया 1 मिनट में चेंज हो जाएंगे। जैसे ही तेरी पोजीशन बदलेगी ना तेरे आइडिया 1 मिनट में चेंज हो जाएंगे। समझना मेरी बात को। एक और एग्जांपल समझा रही हूँ। एक मेरा फ्रेंड, बेचारा गरीब घर का फ्रेंड है, उसको हम सब यूं कहते कि यार तू कैसी ड्रेसिंग पहनता है, अच्छी शर्ट लाना, देख रिबॉक के शूज ला, तेरे पे बहुत जचेंगे, तू अपना स्टाइल में क्यों नहीं रहता है, तू अपना लुक चेंज कर, तू ऐसी कटिंग करवा के आ, है ना, हम उसको ये कह रहे हैं। वो बच्चे के पास पैसा नहीं है, वो कहां से ये सब स्टाइल मारे। अब उस बच्चे ने बहुत मेहनत की और उसका यूपीएससी क्रैक हो गया, वो एक आईएएस ऑफिसर बन गया। अब आईएएस ऑफिसर बन गया, सुबह उठते ही 20 लोग उसे सलाम कर रहे हैं, हाँ जी जनाब करके उसके पीछे दुम हिलाते हुए चल रहे हैं लोग। अब इसके अंदर अपने आप स्टाइल जनरेट हो गया। अब ये भी अपने अरमानी के कपड़े ला रहा है, हाँ घड़ी ला रहा है बढ़िया वाली, रैंगलर के चीजें पहन रहा है, रिबॉक के शूज हैं इसके पास, ये भी बढ़िया स्टाइल मार रहा है। यानी अब इसको किसी ने सिखाया नहीं है कि तुझे अब ऐसे रहना है। किसने सिखाया? इसकी पोजीशन ने सिखाया। जैसे ही व्यक्ति की पोजीशन बदलती है उसकी रियलिटी बदल जाती है। समझ गए बात को? तो आइडिया से कुछ नहीं होता, रियलिटी मटेरियल से पता लगती है, तुम्हारे पास क्या है, वास्तविकता उस चीज से पता लगती है। कौन कहता है ये बातें? ये बातें कार्ल मार्क्स कहता है। किसको कह रहा है? हीगल को कह रहा है कि तू क्या आइडिया कर रहा है, आइडिया तो 1 मिनट में बदल जाता है भाई, आइडिया में कुछ नहीं रखा है, तेरा आइडिया ले मैं खड़ा बदल दूं, क्योंकि जैसे ही तेरी पोजीशन बदलेगी तेरा आइडिया बदल जाएगा। समझ गए बात को? तेरा आइडिया बदल जाएगा, ठीक है। तो और क्या समझा रहा है हीगल को कि भाई गरीबी झेलोगे, जब तुम वास्तविकता में जियोगे ना, जब तुम वास्तविकता में जियोगे तब तुम्हें पता लगेगा। ये गरीबी पे लेक्चर देने बहुत आसान है, एसी रूम में बैठ के गरीब ऐसे हैं गरीब वैसे हैं। जब गरीबी झेलोगे, असली चीज तुम्हें गरीबी होती क्या है तब पता लगेगा। जब तक तेरी पोजीशन अच्छी है, तुम अंबानी को कितना ही बड़ा लेक्चर दे दो पॉवर्टी पे, उसको समझ नहीं आएगा।
और एक गरीब आदमी को तुम कुछ मत बताओ, उसको पता लगेगा कि पॉवर्टी क्या है। मेरी बात समझ आ रही होगी आप लोगों को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा। और मैं एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा इसीलिए दे रही हूं क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है औरों की तुलना में। तो हम लोग इसको बहुत सारे एग्जाम्पल से समझते हुए चलेंगे ताकि हमको चीजें जो है वो आसान लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब मार्क्स की अगर मैं बातें करूं, मार्क्स की अगर हम बातें करें तो मार्क्स एमडीएच है। मार्क्स क्या है? हीगल क्या कह रहा था कि आइडिया आएगा तभी तो रियलिटी आएगी। मार्क्स ने कहा पहले वास्तविकता आती है, फिर आदर्शों की बात करो, फिर आइडिया आएगा। मार्क्स एमडीएच में जीता है। एमडीएच मसाले, हाँ, मैटीरियलिज्म यानी भौतिकतावाद में जीता है। भौतिकतावाद में जीता है। डायलेक्टिक्स यानी कि द्वंद्वों में जीता है, द्वंद्वात्मक पद्धति में जीता है। हिस्टोरिकल मैटीरियलिज्म यानी कि ऐतिहासिक भौतिकतावाद में जीता है। ऐतिहासिक भौतिकतावाद में जीता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? ऐतिहासिक भौतिकतावाद में जीने का क्या मतलब है? ये इतिहास की चीजों को प्रयोग करके अपनी बातों को प्रूव करता है। इसने इतिहास का यूज किया, इसने डायलेक्टिक्स का यूज किया। डायलेक्टिक्स क्या है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, इसने इतिहास का यूज किया, डायलेक्टिक्स का यूज किया। डायलेक्टिक्स क्या है उसको अभी समझा है हमने। अभी इतिहास का यूज कैसे करता है उसको समझो। ये कहता है मनुष्य पहले हंटर और गैदरिंग का काम करता था, यानी शिकारी था। मनुष्य पहले शिकारी था। इसको कहते थे प्रिमिटिव सोसाइटी यानी कि पौराणिक समाज। पौराणिक समाज, प्रिमिटिव सोसाइटी। मनुष्य का काम क्या था? यहाँ पे शिकार कर लिया, पशुओं को मार दिया। ठीक है, फिर उसके बाद समय आगे बढ़ा और दास प्रथा आ गई, स्लेवरी सिस्टम आ गया। दास प्रथा यानी स्लेवरी सिस्टम आ गया। यहां पे एक मालिक होगा यानी मास्टर होगा, और उसका एक स्लेव होगा यानी उसका एक दास होगा। ये सिस्टम आ गया। इसके बाद कुछ समय आगे बढ़ा, फिर सामंतवाद आ गया। मतलब एक जमींदार होगा, वो बाकी किसानों का पैसा ले रहा है, दे रहा है। मतलब एक लॉर्ड होगा, फिर से एक मालिक होगा, लॉर्ड जिसके पास बहुत सारी जमीन है, और सर्फ होंगे जो उसकी सेवा करने के लिए, सर्फ कहते थे उन्हें। फिर उसके बाद आया पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। इसके अंदर एक बुर्जुआ वर्ग होगा, बुर्जुआ वर्ग आएगा, और फिर एक तरफ होंगे सर्वाहारी। ऐसा समझो ये है फैक्ट्री के मालिक, ये है फैक्ट्री के ओनर, और ये है वर्कर क्लास। कौन है ये? वर्कर, श्रमिक वर्ग, सर्वाहारी, प्रोलेटेरिएट कहते हैं इनको। बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट यानी बुर्जुआ क्लास और सर्वाहारी क्लास। इसके बाद क्या आएगा? मैंने कहा फिर इसके बाद क्या होगा? खत्म क्या? यहां पे बोला ना खत्म नहीं हुआ। अब इसके बाद सोशलिज्म आएगा, समाजवाद आएगा। यहां पे जो श्रमिक लोग हैं वो डिमांड करेंगे कि हमें भी चाहिए, हमें भी पैसा चाहिए, हमें भी फैक्ट्री का ओनर बनना है, हमारे साथ इतना भेदभाव नहीं हो सकता। इसके बाद लड़ाई होगी और फिर आएगा कम्युनिज्म। फिर आएगा कम्युनिज्म। मैंने कहा ये कम्युनिज्म क्या है? बोला साम्यवाद। मैंने कहा साम्यवाद क्या होता है? बोला जिसमें कोई क्लास नहीं होगी, कोई अमीर गरीब नहीं, सब बराबर है, क्लासलेस सोसाइटी, वर्ग विहीन समाज होगा। ये इस तरीके से समाज चलता आएगा और ये होगा, 100% होगा। उसने हमको समझाने के लिए हिस्ट्री का यूज किया, इसलिए उसको कह रहे हैं हिस्टोरिकल। डायलेक्टिक का यूज किया, और वो पॉलिटिशियन भी था। पॉलिटिशियन कौन होते हैं? जो फ्यूचर दिखाते हैं, अच्छे दिन आएंगे, भविष्य का बता दिया, 2024-25 में ऐसा कर देंगे, 75वीं वर्षगांठ ऐसी हो जाएगी। पॉलिटिशियन, नेता, नेता का काम होता है आपको भविष्य दिखाना। तो जो ये था मार्क्स, ये एक पॉलिटिशियन भी था, फिलोसोफर के साथ साथ पॉलिटिशियन भी था। इसने आपको फ्यूचर दिखाया कि फ्यूचर में साम्यवाद आएगा, फ्यूचर में क्रांति होगी, कैपिटलिज्म खत्म होगा, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाइयां होगी। उसने आपको फ्यूचर दिखाया। उसने हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अप्रोच को अपनाया, ऐतिहासिक उद्भव पद्धति को अपनाया। इतिहास का प्रयोग करके हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इसका प्रयोग कार्ल मार्क्स ने हमको बताया।
ये ऑटोजेनेसिटी में बिलीव करता था, ये स्व संरक्षण में बिलीव करता था। क्या है ये ऑटोजेनेसिटी? कंसेप्ट समझो। आप जैसे ही पैदा हुए, जैसे ही आपका जन्म हुआ, उसी दिन से आपकी मृत्यु निश्चित हो गई और हर एक मिनट आपकी जिंदगी का कम होना शुरू हो गया। यही है, जैसे ही कोई चीज बनती है उसके विनाश का समय नजदीक आ जाता है। अब मैंने मेरे दोस्त से पूछा कि आज अपन ना गेम खेलते हैं। बोला कैसा गेम? मैंने कहा मैं तेरे से पहेली पूछूंगी, तू आंसर दियो। बोला ठीक है, चल मजा आएगा, बहुत दिन हो गए पेपर देते देते, आज तो हम गेम खेलेंगे। मैंने कहा कोई ऐसी लाइन बता जो रोते हुए को हंसा दे और हंसते हुए को रुला दे। जो रोते हुए को हंसा दे और हंसते हुए को रुला दे। तो उसने बताया कि टाइम है, गुजर जाएगा। टाइम है, गुजर जाएगा। जो रो रहा है, दुख में है, उसको भी बोला कि समय है, गुजर जाएगा। वो चुप हो गया कि ठीक है, कुछ ही समय है मेरे पास जिसमें मैं दुख में हूं, एक वक्त आएगा जब मैं हंसूंगा। और हंसते हुए को इसने रुला दिया। उसको भी पता लग गया कि कुछ ही पल है मेरे पास खुशी के, फिर से दुख आएगा। यही बात कार्ल मार्क्स कहता है। मार्क्स कहता है कुछ भी परमानेंट नहीं है, जो चीज बनी है उसका विनाश भी होगा। पूंजीवाद बना है, उसका विनाश भी होगा। इसका विनाश है साम्यवाद, कम्युनिज्म। यानी ये ऑटोजेनेसिटी में बिलीव करता है कि जो चीज बनी है उसका विनाश का समय उसी वक्त शुरू हो जाता है जिस वक्त उसका निर्माण शुरू होता है। क्योंकि टाइम कभी कांस्टेंट नहीं रहता। समय है, गुजर जाएगा। दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। समय है, गुजर जाएगा। एवरी पीस विल क्रिएट अ न्यू वॉर। एवरी पीस विल क्रिएट अ न्यू वॉर। जितनी भी शांति दुनिया में स्थापित होती है एक नई जंग को जन्म दे देती है। समझ रहे हो ना बात को? द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, पीस आई दुनिया में, शांति आई, लेकिन फिर शीत युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। शीत युद्ध खत्म हुआ तो रशिया के विघटन की तैयारी शुरू हो गई। रशिया का विघटन हुआ तो यूएसए के ऊपर पाकिस्तान के अटैक की तैयारी शुरू हो गई। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हर इवेंट से एक नया इवेंट निकलेगा। समय है, गुजर जाएगा, कुछ भी परमानेंट नहीं है। इस चीज में मार्क्स बिलीव करते हैं। मार्क्स ने हिस्ट्री बताई। मार्क्स ने हिस्ट्री किस आधार पे बताई? मैंने मार्क्स को कहा कि मार्क्स तो हिस्ट्री है जो रच चुका, जो हो चुका। इतिहास का मतलब होता है इति प्लस हास। इति प्लस हास मतलब कि ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा। इसको कहते हैं इतिहास। इति का मतलब होता है ऐसा ही, हास का मतलब हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा इतिहास। तो तू किस आधार पे हिस्ट्री को बांटेगा? मैंने मार्क्स से पूछा कि देख, आप मार्क्स को ऐसे भी, हिस्ट्री को ऐसे भी तो बांट सकते हैं हम, प्री मुगल, पोस्ट मुगल, भाई मुगलों से पहले, मुगलों के बाद। हम ऐसे भी तो बांट सकते हैं ब्रिटिशर से पहले का इतिहास, ब्रिटिशर से बाद का इतिहास। तो ये तो अपने हाथ में है, कैसे भी हिस्ट्री को बांट लो। तू हिस्ट्री को कैसे बांटेगा? उसने कहा मैं हिस्ट्री का आधार बनाऊंगा उत्पादन के कारक। क्या आधार बनाऊंगा? उत्पादन के कारक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के आधार पर मैं हिस्ट्री को बांटूंगा। कैसे? पेन चेंज कर लेते हैं, अभी बताती हूं कैसे इसने बांटा। इसने कहा देख, जब प्रिमिटिव सोसाइटी थी, जब पौराणिक समय था, बस इंसान इंसान आपस में जंगलों में घूम रहे हैं पत्ते बांध के, कुछ नहीं है उनके पास, तब तो विवाद था ही नहीं कुछ, उसको छोड़। फिर आ गया आपका स्लेव सिस्टम, यानी कि दास प्रथा आ गई। दास प्रथा आ गई। फिर उसके बाद आ जाता है आपका फ्यूडल सिस्टम, यानी सामंती व्यवस्था आ गई, सामंतवाद आ गया। फिर उसके बाद आ जाता है आपका पूंजीवाद, यानी कैपिटलिज्म आ जाता है। और फिर उसके बाद आएगा साम्यवाद। जब आएगा देखेंगे। स्लेव में क्या है? एक मास्टर है, एक मास्टर है और उसके दास हैं, उसके स्लेव हैं। यानी यहां पे उत्पादन के कारक क्या है? उत्पादन के कारक है मनुष्य, मनुष्य खुद। यानी कौन आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है? दास प्रोड्यूस करके दे रहे हैं मास्टर को। यानी उत्पादन का कारक कौन है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन है? मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। फिर आया आपका फ्यूडल सिस्टम। यहां पे विंडमिल आ गई थी, यहां पे विंडमिल आ गई थी, पवन चक्की आ गई थी। और यहां पे समाज कैसे बटा हुआ है? लॉर्ड्स थे,
मालिक थे, और सर्फ थे, यानी ये एक तरीके के दास ही हैं, यानी नौकर हैं। इस विंडमिल के आने की वजह से अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या बन गया? विंडमिल बन गया। फिर उसके बाद आया पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, यानी यहां पे आपका स्टीम इंजन आ चुका है। स्टीम इंजन आ गया, देश में, विश्व में औद्योगिक क्रांति आ गई, यानी मशीनीकरण बढ़ गया, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन आ गया। क्या आ गया? इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन आ गया, औद्योगिक क्रांति आ गई। यहां पे दो क्लास बनी, एक बना बुर्जुआ वर्ग और एक बना सर्वाहारी वर्ग। सर्वाहारी वर्ग। अब आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मशीनें हैं, मशीन से काम हो रहा है। बात समझ रहे हो? फिर आया सोशलिज्म, समाजवाद। समाजवाद, ये सोशलिज्म में भी मशीनों से ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा। फिर आएगा साम्यवाद, और साम्यवाद में भी मशीनों से ही प्रोडक्शन होगा। मेरी बात को समझना, यहां मनुष्य है उत्पादन का कारक, यहां पवन चक्की है उत्पादन का कारक, और इन तीनों कैटेगरी के अंदर पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद, उत्पादन का कारक एक ही है, वो है मशीन, यानी कि स्टीम इंजन, औद्योगिक क्रांति, स्टीम का इंजन। इसकी वजह से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है। यानी तुम्हें बात समझ आ रही है? पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, जिस पे लड़ाई हो रही है, आधार एक ही है उसका, यानी कि स्टीम इंजन, यानी मशीनें। तीनों ही जगह सेम उत्पादन के कारक प्रयोग किए जा रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल को समझो, मतलब तीनों ही जगह, पूंजीवाद में, सोशलिज्म में और साम्यवाद में, आपकी रियलिटी नहीं बदली, आपकी पोजीशन नहीं बदली, पोजीशन ज्यों की त्यों है। फिर रियलिटी क्यों बदल गई? फिर इतने लड़ाइयां क्यों होती है? मैंने मार्क्स को पूछा, मैंने कहा मार्क्स तू तो कहता है कि जब पोजीशन बदलती है तब रियलिटी बदलती है, लेकिन यहां तो पोजीशन सेम है, यहां भी मशीनें आ गई थी, यहां भी मशीनें हैं, यहां भी मशीनें, फिर लड़ाई क्यों हुई? उसने कहा देखो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। फिर से मेरा एक दोस्त है, दोस्त कहाँ रहता है? घर में रहता है। घर में रहता है तो उसकी मम्मी ने कहा बेटा सुबह 7 बजे उठना है, सुबह 7 बजे उठना है और रात को 10 बजे सो जाना है, नहीं सोया तो तेरे छित्तर मारूंगी, है ना? 7 बजे उठना है, 10 बजे सो जाना है। वो ऐसा ही करता है। अब वो चला गया हॉस्टल में, हॉस्टल लाइफ आपको पता ही है। ये सुबह 10 बजे उठ रहा है, 10 बजे उठ रहा है, रात को 12 बजे सो रहा है। मैंने कहा तुझे अब क्या हो गया रे? तू तो सुबह 7 बजे उठने वाला था, तू 10 बजे उठ रहा है और 12 बजे सो रहा है, ऐसे कैसे? तेरी गप्पियां शप्पियां ही नहीं खत्म हो रही है। तो हॉस्टल में जाके वो कह रहा है कि पायल मेरी रियलिटी बदल गई, मेरी पोजीशन बदल गई है ना, तो मेरी रियलिटी तो बदलेगी। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है ठीक है, तेरी पोजीशन बदल गई, तेरी रियलिटी बदलेगी। लेकिन 3 महीने बाद मैं उससे मिली तो उसका मैंने देखा, वो सुबह 12 बजे उठ रहा है, 12 बजे उठ रहा है और रात को 2:30-3 बजे सो रहा है। मैंने कहा ओए अब क्या हुआ? अब तो तेरी पोजीशन भी सेम है, अब तेरी रियलिटी क्यों बदल रही है? अब तो तेरी पोजीशन भी सेम है। उसने कहा पायल अब मेरा ना माइंड सेट चेंज हो गया, मेरे माइंड के कंसेप्ट चेंज हो गया, मेरा माइंड सेट चेंज हो गया। मैंने कहा ओ, तो यहां पे भी पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद में माइंड सेट चेंज हो गया है। ये माइंड सेट का क्या पंगा है, अब हमें ये जानना है। ठीक है, माइंड सेट का क्या पंगा है ये जानना है, इसको जानेंगे। अभी कुछ ही देर में आपको एक कंसेप्ट जो है वो समझ आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझे कि कार्ल मार्क्स की एक बुक है, बुक का नाम है पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। बुक का नाम क्या है? पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। यहाँ पे वो क्या कहता है? विंडमिल गिव्स यू सोसाइटी विद फ्यूडल लॉर्ड्स। जो पवन चक्कियां हैं, जब यानी उत्पादन का कारक विंडमिल बन गया था, तो हमको राजा के रूप में फ्यूडल लॉर्ड्स मिले, यानी सामंती लोग मिले। जब स्टीम मिल आ गई है, स्टीम इंजन आ गए हैं, तब सोसाइटी में औद्योगिक पूंजीवाद बढ़ गया। सोसाइटी ने हमको बुर्जुआ क्लास दिया, औद्योगिक पूंजीवाद दिया। इन्होंने अपनी बुक पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी में ये बातें लिखी। अब इन चीजों को हम और क्लैरिटी से समझते हैं। मैंने कहा स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा, कौन कौन थे? मास्टर था और स्लेव था, यहां लॉर्ड था और सर्फ था, यहां बुर्जुआ क्लास थी और सर्वाहारी क्लास थी, प्रोलिटेरिएट क्लास थी, सर्वाहारी क्लास थी। स्लेव, दास प्रथा, सामंती और पूंजीवादी। मैंने कहा कि ये क्या हो गया? बोला ये तो क्लास बन गई, ये तो वर्ग बन गया, 3 वर्ग बन गए। स्लेव, फ्यूडल, कैपिटलिज्म। किस आधार पे बांटे?
ये बाटे बेसिस ऑन द ओनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि जो उत्पादन के कारक हैं उनका मालिक कौन है। उत्पादन के मालिक, उत्पादन के कारक का स्वामित्व किसके पास है, इस आधार पे अलग अलग क्लासेस बन गई। मुझे बात समझ नहीं आई। बोले देखो, स्लेव सिस्टम में उत्पादन के कारक कौन थे, किसकी वजह से प्रोडक्शन हो रहा था, मैंने कहा मनुष्य की वजह से, स्लेव की वजह से, मनुष्य की वजह से, इंसान की वजह से। इस इंसान का मालिक कौन, मास्टर। यानी यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक का मालिक कौन है, ये मास्टर है। यानी ये मास्टर के, जिस इंसान के पास जितने ज्यादा दास होंगे, जितने ज्यादा स्लेव होंगे, वो उतना ही बड़ा मास्टर माना जाएगा। समझ गए। यानी इस मास्टर को क्या कहूंगी मैं, हैव, यानी इसके पास है। ठीक है, क्या है, पैसा है, स्लेव है। और स्लेव को मैं क्या कहूंगी, हैव नोट, इसके पास कुछ नहीं है। फिर आ गया आपका सामंत सिस्टम। यहां पे आपकी विंडमिल आ गई। कौन आ गई, पवन चक्की आ गई। पवन चक्की का मालिक कौन, लॉर्ड। यानी अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मालिक, स्वामित्व किसके पास है, लॉर्ड के पास है। ठीक है, लॉर्ड के पास है। मैंने इसको क्या कहा, हैव। और ये जो सर्फ, जो इनका सिर्फ काम कर रहे हैं, नौकर है इनके घर में, इनको क्या कहा, हैव नोट। फिर आया पूंजीवाद। पूंजीवाद, यहाँ पे आपका स्टीम इंजन आ चुका है, यहाँ पे आपकी फैक्ट्रियां बन चुकी है, यहाँ पे आपकी मशीनें बन चुकी है। इन मशीनों का मालिक कौन, यानी बुर्जुआ, यानी जो मालिक है फैक्ट्री का, बुर्जुआ क्लास मशीनों का मालिक है, स्टीम इंजन का मालिक है। यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मालिक कौन है, बुर्जुआ। इसको मैं क्या कहूंगी, हैव। और इन प्रोलिटेरिएट जिनके पास कुछ नहीं है, इसको मैं क्या कहूंगी, हैव नोट, इसके पास कुछ नहीं है। यानी पूरा समाज, पूरी दुनिया हैव और हैव नोट में बटी हुई है। हैव कौन, जिसके पास उत्पादन के कारक का मालिकाना हक है। उत्पादन के कारक का मालिकाना हक है, उनको कहेंगे हैव। और हैव नोट कौन, जिनके पास वो हक नहीं है, जिनके पास मालिकाना हक नहीं है, जो लेबर हैं, उनको हम हैव नोट कह रहे हैं। तो पूरा समाज जो है इस चीज में बट गया। समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि भविष्य में कम्युनिज्म आएगा, भविष्य में साम्यवाद आएगा। ना कोई हैव होगा, ना कोई हैव नोट होगा, कुछ नहीं होगा। जितने भी उत्पादन के कारक हैं, चाहे मशीनें हैं, चाहे कुछ भी हैं, वो पूरी कम्युनिटी का होगा, वो पूरे समुदाय का होगा, और उसको कोई भी यूज कर सकता है, उसको शेयर करेंगे लोग। यानी क्लास खत्म ही हो जाएगी, क्लास खत्म ही हो जाएगी। हम वैसे ही बन जाएंगे जैसे हम प्रिमिटिव सोसाइटी में थे, जैसे हम जंगलों में पत्ते बांध के घूमते थे, जैसे हम जंगलों में इंसान एक दूसरे के लिए जीते मरते थे। यानी स्टार्टिंग जब हमारी हुई, जब हम इस पृथ्वी पे आए, तब भी हम क्लासलेस थे, और भविष्य हमारा वो भी क्लासलेस होगा। हमें गॉड मिल जाएगा उस दिन, क्योंकि गॉड ने हमको धरती पे जब फेंका था, हम क्लासलेस थे, हमारे बीच में कोई वर्ग कुछ नहीं था। और जब हम इस दुनिया से जाएंगे, यानी जब साम्यवाद आएगा, तब भी हमें भगवान मिल जाएगा, क्योंकि उस दिन भी हम क्लासलेस हो जाएंगे। यानी मार्क्स का अल्टीमेट उद्देश्य क्या था, वर्ग विहीन समाज को बनाना, क्लासलेस सोसाइटी को बनाना, जिसमें अमीर गरीब ना हो, जिसमें हैव नोट ना हो, जिसमें मालिक नौकर ना हो, जिसमें सामंती या सर्फ ना हो, जिसमें दास या मालिक ना हो। ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता है आपका मार्क्स। समझ गए बात को, ऐसी सोसाइटी बनाना चाह रहा है मार्क्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा, इसने क्या समझाया मुझे, इसने कहा देखो, आपकी स्लेव सिस्टम है, दास प्रथा है, दास प्रथा है। मैं मार्क्स से पूछ रही हूं, मैंने कहा मार्क्स की बातें समझ आ रही है मुझे, फिर ये लड़ाइयां क्यों हो रही है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है। तू कह रहा है क्रांति होगी, क्रांति होगी, क्रांति क्यों होगी भाई, क्यों कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्यों लड़ाई होगी, एक बार उसके बारे में और बता। तो इसने कहा देख, स्लेव सिस्टम था ना, दास प्रथा था। यहाँ पे एक मास्टर था और ये इसके दास थे, जिसके पास जितने स्लेव, जितने दास, वो मास्टर उतना ही बड़ा। मान लो इसके पास 100 दास हैं, हर दास 1-1 रुपए का प्रोडक्शन कर रहा है, हर दास 1 रुपए का उत्पादन कर रहा है, तो इसको कितने रुपए मिल जाएंगे, 100 रुपए मिल जाएंगे। फिर समय बदला, फिर क्या आया, फिर फ्यूडल सिस्टम आया, सामंती व्यवस्था आई। अब यहां पे पवन चक्की आ गई, विंडमिल आ चुकी थी, छोटी छोटी मशीनें आ चुकी हैं, छोटी छोटी मशीनें। समाज कैसे बट गया, लॉर्ड था और सर्फ था, यानी नौकर था। अब इन सर्फ को पवन चक्कियां चलाने के लिए भेजा जाएगा।
माना दास से कम है ये सर्फ संख्या में, दास थे 100, ये है 5, लेकिन ये सर्फ मिलके मशीनों का प्रयोग करके 200 रुपए इस लोड के लिए लेके आएंगे। फिर आएगा उसके बाद आपका पूंजीवाद। बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, औद्योगिक क्रांति आ गई। जो काम पहले इंसान हाथ से करता था अब मशीनों से हो रहा और एक ही बार में बहुत सारा उत्पादन हो रहा है, यानी कि मशीनें आ गई। पूरा समाज बुर्जुआ और सर्वाहारी में बट गया। अब ये सर्वाहारी लोग, ये लेबर लोग काम करेंगे मशीनों पे और इसके लिए 1000 रुपए लेके आएंगे। ये देख रहा है मैं भी मालिक था, ये देख रहा है मैं भी मालिक था, ये देख रहा है मैं भी मालिक था। इसको इससे जलन होगी, इसको इससे जलन होगी। अच्छा तू मेरे से बड़ा मालिक, ये कह रहा अच्छा तू मेरे से बड़ा मालिक। यार मेरे दास तो सिर्फ 100 ही रुपए ला रहे हैं, तेरे वाले तो 200 ला रहे हैं, इसके वाले देख 1000 लेके आए हैं। यानी अब इन मालिक के बीच में, इन मालिक के बीच में क्या जनरेट हो जाएगा? इन मालिक के बीच में टकराव जनरेट हो जाएगा। ये बात कौन कह रहा है? ये बात मार्क्स समझा रहा है मुझे कि देख इन मालिक के बीच में टकराव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन आ गया। कंपटीशन क्यों आया? क्योंकि उत्पादन के कारक चेंज हो रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहे हैं। पहले हाथों से काम कर रहे हैं, फिर छोटी मशीनें आई, अब बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, तो कमाई बढ़ गई, इनमें कंपटीशन पैदा हो जाएगा। यानी कि पूंजीवाद से पहले हैव और हैव के बीच में लड़ाई होगी, मालिक और मालिक के बीच में लड़ाई होगी। अभी हैव और हैव नॉट के बीच में लड़ाई नहीं होगी। तो मैं बोली यार कंपटीशन तो हमेशा से था, स्लेव में भी है, फ्यूडल में भी है, तू कैपिटलिज्म के पीछे ही क्यों पड़ा है मार्क्स? तू पूंजीवाद के पीछे ही क्यों पड़ा है? ऐसा क्या हो गया? पूंजीवाद ने तेरा ऐसा क्या कर दिया? तू पूंजीवाद के पीछे क्यों पड़ा है? उसने कहा पूंजीवाद में अति हो गई, इनके पाप का घड़ा भर गया, अब वो फोड़ना पड़ेगा, क्रांति आएगी। मैंने कहा क्यों भाई ऐसा क्या हो गया? बोला ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि इस कैपिटलिज्म में लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहते हैं, पूंजीवाद में सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना चाहते हैं। और ये लाभ कैसे कमाएंगे? जो इनके सर्वाहारी वर्ग हैं, जो इनकी प्रोलिटेरिएट क्लास है, इन प्रोलिटेरिएट क्लास का शोषण करके, इनका एक्सप्लॉयटेशन करके इनको लाभ मिलेगा। मैंने कहा इनका क्यों एक्सप्लॉयटेशन? बोले देख 100 रुपए हैं, इन 100 रुपए में से अगर ये लेबर को 90 रुपए बांट दे तो इसको क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, ठेंगा, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो फैक्ट्री का मालिक है ये चाहेगा मैं लेबर से काम तो करवाऊं लेकिन इसको पैसे ना दूं, इसको वेजेस ना दूं, क्योंकि मुझे मेरा प्रॉफिट कमाना है। यहां पे अब इनका शोषण शुरू हो जाएगा। जब शोषण की चरम सीमा बढ़ जाएगी, जब अति हो जाएगी, तब ये प्रोलिटेरिएट सर्वाहारी वर्ग जो है वो क्रांति की मशाल उठाएगा और तब आपके कम्युनिज्म की शुरुआत होगी, साम्यवाद की शुरुआत होगी। ऐसी बातें हमको कौन समझा रहा है? मार्क्स समझा रहा है। इसने क्या कहा? पहले लड़ाई होगी मालिक और मालिक के बीच में, हैव और हैव के बीच में, यानी कि मालिकों की लड़ाई होगी, कंपटीशन स्टार्ट होगा। मैंने पूछा तू कैपिटलिज्म के पीछे क्यों पड़ा है? उसने कहा कंपटीशन एक्सट्रीम हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ये कंपटीशन, और हैव नॉट की लड़ाई होगी। क्योंकि कैपिटलिज्म का मतलब होता है लाभ कमाना, और लाभ कब कमाएंगे? जब शोषण होगा वर्कर का, जब शोषण होगा श्रमिक का, श्रमिक का शोषण होगा। जब शोषण होगा तो क्लास के बीच में स्ट्रगल बढ़ेगी, यानी दो क्लास है ना यहाँ, बुर्जुआ और सर्वाहारी, इनके बीच में संघर्ष उत्पन्न होगा। ये लोग परेशान होके क्रांति करेंगे, क्रांति के बाद साम्यवाद आएगा और साम्यवाद के बाद मुझे मेरा परमात्मा मिल जाएगा, यानी क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी। ये कहता है कि जिंदगी के अंदर कुछ भी सच नहीं है, सच है आपका पैसा, आर्थिक रियलिटी। आपके पास जितना पैसा है, आप भी क्या कहते हो यार बड़ा आदमी है, वो पता है तुझे बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी कैसे है? क्योंकि उसका बैंक बैलेंस बड़ा है, उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है, उसका बैंक बैलेंस बड़ा है, इसलिए बड़ा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रियलिटी आपकी इकोनॉमिक रियलिटी है, और यही रियलिटी रूट ऑफ चेंज है, यानी बदलाव की जड़ है। यही आपका पैसा ही बदलाव लाता है समाज के अंदर। तो ये पैसे को ही मुझे खत्म करना है, मुझे ये पैसा किसी एक के पास छोड़ना ही नहीं है, पूरे समाज में पैसा बांट दो, कोई अमीर कोई गरीब रहेगा ही नहीं। समझ गए? इसने कहा बुर्जुआ कौन है, ये डिफरेंस बता रहा है बुर्जुआ में और सर्वाहारी में, प्रोलिटेरिएट सर्वाहारी में। बुर्जुआ कौन है? जिन्होंने उत्पादन के कारक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक को ऑन किया।
विंडमिल के मालिक हैं, मशीनों के मालिक हैं, ये ओनर है। ये कौन है? इनको सिर्फ तनख्वाह मिल रही है, ये वेज अर्नर है। ये अमीर लोग हैं, ये बेचारे गरीब लोग हैं, गरीबी में जी रहे हैं। ये अपनी श्रम, अपनी मेहनत को बेचते हैं, सेल देयर लेबर। ये लोग प्रोलिटेरिएट का यानी सर्वाहारी का शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ये शोषित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि गरीब हैं, इनके पास कुछ नहीं है, इसलिए ये मैसिव प्रॉफिट चाहते हैं, ये लाभ कमाना चाहते हैं। ये बेचारों को बहुत कम पैसा मिलेगा तभी तो इनको लाभ होगा, यानी ये गरीबी में जी रहे हैं। इन दोनों में ये डिफरेंस है, यानी बहुत बड़ी क्लास का डिफरेंस है, बहुत बड़े वर्ग का डिफरेंस है। मेरी बात समझ आ रही है? मैंने पूछा थे बुर्जुआ थे कौन? बोला कोई खास नहीं थे, ये मिडिल क्लास लोग थे, ये मध्यम वर्ग परिवार के लोग थे। इनके पास औद्योगिक क्रांति की वजह से बहुत सारा पैसा आ गया। पैसा आ गया तो अब इन्होंने सोचा इस पैसे का क्या करूं मैं? ये पैसा मैं किसी को दूंगा नहीं, ये पैसा मैं किसी को दूंगा नहीं। इस बात को समझना। 1000 रुपए थे पूरी दुनिया में, $1000 थे, ऐसा मान के चलो पूरी दुनिया में $1000 थे। इसमें से $700 किसी बुर्जुआ ने कमा लिए, और $300 में सभी श्रमिक काम चला रहे हैं। इनकी जिंदगी आसान हो जाती अगर ये $700 में से कुछ इनको मिल जाता। लेकिन जो ये बुर्जुआ है, जो मालिक है फैक्ट्री का, वो क्या कह रहा है? मुझे प्रॉफिट चाहिए, मैं मेरा प्रॉफिट किसी को नहीं दूंगा। इसने क्या किया? इसमें से $350 की प्रॉपर्टी खरीद ली, संपत्ति खरीद ली, और $350 खुद के पास होल्ड करके रख लिए, यानी अपने पास जोड़ के रख लिए। कह रहा है मैं इनको नहीं दूंगा, नहीं तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब धीरे धीरे ये प्रॉपर्टी को बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया। क्योंकि ये कमीशन इनको नहीं दे रहा, क्योंकि ये प्रॉफिट इनके पास नहीं जा रहा, इनका जो गैप है वो वाइड होता चला जाएगा। ये गरीब होते चले जाएंगे, ये अमीर होते चले जाएंगे। इस तरीके से सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा एक गैप क्रिएट हो जाएगा। ये बहुत गरीब हो जाएंगे, ये बहुत अमीर हो जाएंगे, और यही परमानेंट सिचुएशन बन जाएगी कि अमीर और गरीब का एक वर्ग बन जाएगा समाज के अंदर। ठीक है, ये गैप वाइड होने की वजह से अब उनको गुस्सा आएगा, क्लास स्ट्रगल होगा, और फिर क्रांति होगी, और फिर मेरा साम्यवाद आएगा। साम्यवाद जरूरी है, ये आएगा ही आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो मैंने कहा मार्क्स तेरे को असली जड़ समझ आ रही है? असली जड़ ये मालिक नहीं है, असली प्रॉब्लम की जड़ ये प्रॉपर्टी है। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होती ही ना तो ये कितना पैसा जोड़ के रख लेते? रख ही नहीं पाते। कितना पैसा, कितने नोट आप जोड़ के रख लोगे? जब आप उनको प्रॉपर्टी में लगा देते हो तब आपके पैसे जुड़ने शुरू होते हैं। तो असली जड़ जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति है। हर व्यक्ति अपनी आर्थिक सुपरमेसी चाहता है, इकोनॉमिक सुपरमेसी चाहता है कि आर्थिक रूप से मैं बड़ा बन जाऊं, आर्थिक रूप से मैं महान बन जाऊं। प्राइवेट प्रॉपर्टी होती ना तो ये पैसे का जुड़ाव होता ही ना। मेन प्रॉब्लम जो है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मार्क्स ने कहा यार बात सही कह रही है तू, मेन प्रॉपर्टी ना, मेन दिक्कत ये प्राइवेट प्रॉपर्टी ही है। इस प्रॉपर्टी को ही मैं खत्म कर दूंगा, पूरे समाज में इस प्रॉपर्टी को बांट दूंगा। तो अब बात आती है कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि पूंजीवाद जो होता है वो संपत्ति को बढ़ाता है, वो ज्यादा से ज्यादा निजी संपत्ति को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, वो लाभ को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। और लाभ कब मिलेगा? जब सर्वाहारी वर्ग का शोषण होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा। इसलिए ये स्ट्रगल बढ़ता है, इसलिए संघर्ष उत्पन्न होता है। मार्क्स कहता है कि क्रांति ये खुद बुला रहे हैं। कौन? बुर्जुआ लोग खुद बुला रहे हैं। ये खुद अपनी कब्र खोद रहे हैं। दे प्रोड्यूस इट्स ओन ग्रेव डिगर। ये खुद अपनी कब्र खोल रहे हैं। क्यों खोद रहे हैं? क्योंकि बुर्जुआ का गिरना और प्रोलिटेरिएट यानी कि सर्वाहारी की जीत ये तो निश्चित है। आप इनको इतना परेशान करोगे तो ये क्रांति करेंगे और ये जीतेंगे, ये अनिवार्य है। ये लाइन इन्होंने अपनी बुक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखी। किसमें लिखी? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखी। अब इन्होंने एक और बात कही। इन्होंने कहा थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। इन्होंने आधिक्य का सिद्धांत दिया, आधिक्य का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। इसने कहा कि जड़ जो है ना ये मालिक नहीं है, जड़ जो है ये थ्योरी ऑफ सरप्लस है। आधिक्य का सिद्धांत रिवॉल्यूशन यानी क्रांति के बीज हैं। इनकी वजह से क्रांति आती है, ये क्रांति के बीज हैं। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया। बोला समझ। एक टाइगर है,
इस टाइगर को यहां बहुत सारे डियर दिख रहे हैं, बहुत सारे डियर दिख रहे हैं। ये एक डियर को खा जाएगा, इसका पेट भर गया। ये 2 डियर को बांध के ले जाएगा अपने पास, बांध के रख लेगा। मैंने कहा टाइगर तूने क्यों बांधा? टाइगर कहेगा यार क्या पता कल कोई आए ना आए, मुझे कल कोई डियर मिले ना मिले, क्यों ना मैं इनको आज ही बांध के रख लूं। मतलब ये क्या करने लगा, अब उनका कलेक्शन करने लग गया। और इसकी जो सोच है वो कभी खत्म नहीं होगी। ये सोचेगा मैं 2 डियर जोड़ लूं, मैं 200 डियर जोड़ लूं, मैं 2000 डियर जोड़ लूं। मतलब जो ये सरप्लस वैल्यू है, आधिक्य है, मैं और पैसा जोड़ लूं, मैं और प्रॉपर्टी खरीद लूं, मैं और सोना खरीद लूं, मैं और कमाई कर लूं, इसका कोई अंत नहीं है। और ये सरप्लस ही, ये भूख ही, ये लालच ही आपको क्रांति की तरफ लेके जा रहा है, आपकी कब्र की तरफ आपको लेके जा रहा है। कैसे? मैंने कहा ये सरप्लस वैल्यू क्या है? ये वही है जो पेपर में पूछा था, पेपर में पूछा हुआ है, एचटेट में है, पता नहीं आरपीएससी में है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरप्लस वैल्यू? सरप्लस वैल्यू क्या होती है? जो ये श्रमिक लोग होते हैं, जो प्रोलेटेरिएट लोग होते हैं, जो लेबर होती है, लेबर एक्स्ट्रा काम करते हैं, यानी ओवर टाइम करते हैं, एक्स्ट्रा काम करके, एक्स्ट्रा मेहनत करके मालिक के लिए एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं, और जिसके बदले इनको पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, इनको वेज भी नहीं मिल रही है। जो ये एक्स्ट्रा मेहनत की है, एक्स्ट्रा उत्पादन किया है, इसको कह रहे हैं सरप्लस वैल्यू। क्या कह रहे हैं इसको? सरप्लस वैल्यू। इट रेफर्स टू एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर, जो श्रमिक ने एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त मूल्य जोड़ा है अपने श्रम का प्रयोग करके। ठीक है, ये काम किसका है? ये वर्कर का काम है, ये वर्कर का हिस्सा है, उसकी मेहनत है। और नेचर क्या कहती है? मार्क्स ने मुझको बताया यार ये बुर्जुआ लोग अच्छा नहीं कर रहे। मैंने कहा क्यों, तू इतना उदास क्यों है मार्क्स, क्या हो गया? बोला यार ये ना प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं। मैंने कहा कैसे प्रकृति के खिलाफ? मार्क्स ने मुझे बताया कि जो प्रकृति है ना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। आप जितनी मेहनत करोगे प्रकृति आपको उसका हिस्सा देगी। लेकिन ये बुर्जुआ लोग ना ऐसे गंदे लोग हैं, ये उनको हिस्सा नहीं दे रहे। मेहनत कर रहे हैं लेबर लोग, मेहनत कर रहे हैं श्रमिक लोग, लेकिन ये लोग यार उनका हिस्सा खा जाते हैं, उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, उनसे ओवर टाइम करवा रहे हैं, उनसे पैसा नहीं दे रहे हैं, उनको उनका हिस्सा नहीं दे रहे हैं। ये प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं। और जब कभी भी कोई प्रकृति के खिलाफ जाता है ना, तो प्रकृति बख्शती नहीं है उसे, उसमें क्रांति होगी, उसमें क्रांति होगी। ये जो वर्कर का हिस्सा था, ये इन पूंजीवादी लोगों ने खा लिया, और इस वजह से शोषण होगा। यानी कि जो ये शोषण है, इसका मतलब क्या है? थ्योरी ऑफ सरप्लस। इनके अंदर भूख बढ़ती जा रही है, और काम करो, और मेहनत करो, और पैसा कमाओ, और कमा के हमें दे दो। इसी की वजह से शोषण बढ़ रहा है, और शोषण बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अब प्रोलेटेरिएट यानी सर्वहारी को गुस्सा आ रहा है, वो क्रांति करेंगे और साम्यवाद आ जाएगा। कार्ल मार्क्स एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि इन बुर्जुआ सोसाइटी, बुर्जुआ समाज में कैपिटलिस्ट इज इंडिपेंडेंट, यानी पैसा ही आजाद है, पैसा स्वतंत्र है, व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि व्यक्ति तो पैसे पे निर्भर करता है, व्यक्ति पैसे पे निर्भर करता है। व्यक्ति जो है वो तो पैसे पे निर्भर करता है, यानी कि जो कुछ है बुर्जुआ समाज में पैसा है, कैपिटल है। जितना ज्यादा आपके पास पैसा होगा आप उतने ही बड़े आदमी कहलाओगे। इंडिविजुअल की, व्यक्ति की कोई औकात ही नहीं है। ये बात कार्ल मार्क्स कहते हैं अपनी बुक में। ठीक है, अब मैं आपको प्रिमिटिव सोसाइटी, स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल, कैपिटलिस्ट और कम्युनिज्म में डिफरेंस बता देती हूं कि इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी से चीजें समझ आ जाए। ठीक है, अभी ना एक और कंसेप्चुअल क्लास बनेगी, मैं बता दूं, अभी कंसेप्ट्स खत्म नहीं हुए हैं। ठीक है, तो जो प्रिमिटिव क्लास थी ना, यहाँ पे ये वो है जंगल राज, जंगल में घूम रहे हैं अपन, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। ऐसा थोड़ा था ये मेरा घर है ये तेरा घर है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई सरप्लस की भूख नहीं थी, भाई जंगल से जो मिले खा लो। कोई ओनरशिप नहीं थी, कोई मालिक नहीं था, क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं है, मालिक क्या, कोई ओनरशिप नहीं थी। कोई हैव या हैव नोट नहीं थे, कोई हैव या हैव नोट होते ही नहीं थे, कुछ नहीं था। ठीक है, यानी ये लोग क्लासलेस थे, ये लोग क्लासलेस थे। फिर आ गया आपका स्लेव सिस्टम। स्लेव के अंदर क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, सरप्लस वैल्यू की भूख बढ़ रही है, ओनरशिप होने लगी, ये मेरी
विंड मिल है, ठीक है, ये मेरा दास है, ये मेरा दास है, ऐसे ओनरशिप होने लगी। हैव और हैव नॉट का कंसेप्ट आ गया, हैव और हैव नॉट का कंसेप्ट आ गया और क्लास बन गई, अलग अलग वर्ग बन गए। फिर आया आपका फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम के अंदर क्या हुआ, फ्यूडल सिस्टम के अंदर भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया। यहां भी सरप्लस प्रोडक्शन की भूख बढ़ रही है, यहां भी मालिकाना हक बढ़ रहा है, यहां भी हैव और हैव नॉट की बातें हो रही है, और यहां भी क्लास क्रिएट हो रही है, लोड के रूप में और सर्फ के रूप में, ठीक है। लेकिन यहां पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बदल चुका था, यानी यहां पे पहले से ज्यादा पैसा हो रहा है। फिर आए कैपिटलिस्ट, इन्होंने तो अति कर दी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को जोड़े ही जा रहे हैं, प्लस 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 करे जा रहे हैं, सरप्लस में बहुत ज्यादा प्लस 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 कर रहे हैं, मालिकाना हक में बहुत ज्यादा मालिक बन रहे हैं। ये हैव और हैव नॉट बहुत अति हो गई है, इनकी चरम सीमा पे पहुंच गए। और क्लास तो बस पूछो ही ना, श्रमिकों को तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल ही उनको कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। फिर से अब क्रांति होगी, क्रांति होगी तो साम्यवाद आएगा, साम्यवाद आएगा मतलब फिर से नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई सरप्लस की भूख नहीं होगी, क्योंकि सबको पता है कितना ही जोड़ ले हमारा होना ही नहीं है, पूरा समाज यूज करेगा उसको। कोई ओनरशिप नहीं होगी, कोई ओनरशिप नहीं होगी, कोई हैव या हैव नॉट नहीं होगा, फिर से एक क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी। मतलब जहां से आपकी उत्पत्ति हुई है वहीं पे आपका अंत हो जाएगा। बस यही चाहता है आपका कार्ल मार्क्स, क्लासलेस सोसाइटी क्रिएट करना। और इन दोनों के बीच में आप समाजवाद को बिठा सकते हो। समाजवाद का अंत साम्यवाद की शुरुआत होती है। समाजवाद में क्या होता है भाई, क्रांति नहीं होती है, इन चीजों के लिए क्रांति नहीं होती है, बस यूं कहने लग जाते हैं कि बराबर बंटवारा कर दो, अभी सिर्फ बातें होती हैं समाजवाद में, जबकि साम्यवाद में उस चीज को पाने के लिए क्रांति कर देते हैं। समझ गए बात को? तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स ने अपने कंसेप्ट दिए हैं अभी तक। एक और कंसेप्चुअल क्लास आएगी, क्योंकि कंसेप्ट अभी सारे नहीं कवर हुए हैं, अभी मार्क्स की आधी सोच हमने समझी है। अब हम देखेंगे कि ये मार्क्स का साम्यवाद क्यों गलत क्यों है, ठीक है। फिर उसके बाद एक फैक्चुअल क्लास में सारा काम खत्म हो जाएगा। कार्ल मार्क्स थोड़ा सा लेंदी है तो हमें समय लगेगा, ठीक है। उम्मीद करती हूं आपको यहां तक समझ आ गया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।